एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान इतिहास वर्कशीट नंबर 34 सॉल्व करेंगे, जिसकी डेट है 22 सितंबर। इस वर्कशीट में हमें यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार हुआ, इसके अलावा जर्मनी का जो एकीकरण था उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, इटली का एकीकरण कैसे हुआ इसके बारे में बताया गया है। और दो पर्सन हैं इम्पॉर्टेंट, काउंट कैमिलो दे कावूर और ज्यूसेप्पे गैरिबाल्डी, इनके बारे में बताया गया है। तो हम टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट क्वेश्चंस आंसर देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है इटली के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। इटली का जो एकीकरण हुआ था उसका क्या प्रोसीजर था, किस स्टेप से क्या क्या हुआ, क्या क्या काम हुए उस इटली के एकीकरण को लेकर, इसके बारे में हमें बताना है। सो आइए आंसर देख लेते हैं। इटली का एकीकरण 1859 से 1870 का टाइम पीरियड है इटली के एकीकरण का। जो पहला पॉइंट है, पहले पॉइंट में कहा गया है इटली 7 राज्यों में बटा हुआ था, इन्हें एक किया गया। यानी कि जो इटली का एकीकरण हुआ था, उस एकीकरण से पहले जो इटली था वो 7 राज्यों में 7 हिस्सों में बटा हुआ था, लेकिन जब एकीकरण किया गया तो उन 7 राज्यों को एक में शामिल कर लिया गया, एक कर लिया गया, जिससे कि इटली का एकीकरण हुआ। जो दूसरा पॉइंट है, ज्यूसेप्पे मैत्सीनी ने इटली के एकीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में भी पढ़ा था, जो ज्यूसेप्पे मैत्सीनी थे उन्होंने इटली के एकीकरण में एक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। थर्ड पॉइंट है 1830 और 1848 के क्रांतिकारी विद्रोह असफल हुए। यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा था, जो मैत्सीनी थे वो एक क्रांतिकारी थे, एक विद्रोही थे रूढ़िवादी के प्रति। तो उन्होंने 1830 और 1848 के टाइम पर क्रांति जो हुई थी, क्रांतियाँ वो असफल हो गई थी, जो कि इटली के एकीकरण के लिए हो रही थी, लेकिन वो असफल हो गई थी। अब लेकिन ऐसा नहीं था कि सभी क्रांतियाँ असफल हुई, क्रांतियाँ जो थी सफल भी हुई, जिनके कारण जो ये इटली का एकीकरण हुआ। फोर्थ पॉइंट में कहा गया है 1861 में इमैनुअल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया गया। यानी कि जब इटली का एकीकरण हो गया तो उसके बाद इसका नेतृत्व कौन करेगा, शासन कौन करेगा, आगे बागडोर कौन संभालेगा, तो वो थे इमैनुअल द्वितीय। और इस तरह हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट होता है। आइए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। एकीकृत जर्मनी का राजा कौन बना? यानी कि जब एकीकरण हो गया था जर्मनी का, तो जर्मनी के एकीकरण के बाद उसका राजा कौन बना? तो आइए आंसर देख लेते हैं। एकीकृत जर्मनी का राजा केसर विलियम 1871 में बना। जो केसर विलियम प्रथम थे, जर्मनी के एकीकरण के बाद उन्हें जर्मनी का राजा बनाया गया। थर्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जर्मनी के एकीकरण की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। अब हमें बताना है कि जो जर्मनी का एकीकरण हुआ था, उस जर्मनी के एकीकरण की क्या विशेषताएं थी, क्या प्रोसीजर था, ये हमें बताना है। तो आइए आंसर देख लेते हैं। जर्मनी के एकीकरण की विशेषताएं निम्न हैं। पहला पॉइंट है एकीकरण प्रशा के नेतृत्व में हुआ। प्रशा एक नेतृत्व करने वाला एक व्यक्ति था, जिसके नेतृत्व में जर्मनी का एकीकरण बहुत ही अच्छे से हुआ। प्रशा के प्रमुख मंत्री ओटो वन बिस्मार्क ने राष्ट्र के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। अब एक महत्वपूर्ण मंत्री थे ओटो वन बिस्मार्क, जिन्होंने जर्मनी के निर्माण में अहम भूमिका निभाई। यानी कि जो एकीकरण हुआ था उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, एक महत्वपूर्ण इंसान थे, व्यक्ति थे।
थर्ड पॉइंट है 7 वर्षों में 3 युद्धों में जीत के बाद जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। यानी कि जो जर्मनी राष्ट्र है इसके युद्ध हुए थे 3। उन 3 युद्धों के बाद ही जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी। फोर्थ पॉइंट देख लेते हैं। 1871 में केसर विलियम प्रथम को नया राजा घोषित किया गया, जैसा कि हमें क्वेश्चन भी दिया हुआ था। तो जो 1871 है, इस टाइम पर केसर विलियम प्रथम, जिन्हें एकीकृत जर्मनी का राजा घोषित किया गया। अब इसकी फिफ्थ विशेषता क्या है? अब जर्मन राज्य में मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्थाओं को आधुनिकीकरण पर जोर दिया गया। यानी कि जब एकीकृत हो गया था जर्मनी का, तो एकीकरण के बाद अब जो केसर विलियम प्रथम थे, उन्होंने किस चीज़ पर जोर दिया? जर्मनी की मुद्रा, बैंकिंग और न्यायिक व्यवस्था, यानी कि जो न्यायिक शासन था वहाँ का, जो न्यायालय थे, जो पुलिस थी, उस चीज़ पर बहुत ज़्यादा जोर दिया। किसने? जर्मन राज्य के राजा ने। तो इस तरह हमारा थर्ड क्वेश्चन का आंसर भी कंप्लीट होता है। आइए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? आपको ऐसा क्यों लगता है कि 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद लोकतंत्र एवं राष्ट्रवाद से अपने जुड़ाव से दूर होता चला गया? यानी सिंपल सा क्वेश्चन है, 1848 के बाद यूरोप में जो राष्ट्रवाद था, वो लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के साथ जो उसका जुड़ाव था, उससे कैसे दूर होता चला गया, वो कैसे ख़त्म होता चला गया? तो आंसर देख लेते हैं। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस समय राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए रूढ़िवादियों ने अक्सर राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। यानी कि जैसा कि हमने पढ़ा था, नेपोलियन के पतन के बाद जो है मेटरनिख अस्तित्व में आया था। तो मेटरनिख जो था एक रूढ़िवादी व्यक्ति था, एक राजतांत्रिक व्यक्ति था। तो इन लोगों ने क्या किया था? राज्य की सत्ता को बढ़ाने के लिए, मतलब अपना शासन बढ़ाने के लिए, लोगों पर शासन करने के लिए उन्होंने क्या किया? राष्ट्रवादी भावनाओं का इस्तेमाल किया। लोगों के मन में जो भी राष्ट्रवादी भावनाएं थी, उनका इस्तेमाल किया, जिसके कारण क्या हुआ? 1848 के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का, लोकतंत्र व राष्ट्रवाद से जुड़ाव दूर होता चला गया। इस तरह हमारी जो ये वर्कशीट नंबर 32 है, ये कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।